हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है लेक्चर है बेस्ड। आज जो लेक्चर होगा वो ओम्स लॉ पर बेस्ड है। तो ओम्स लॉ का पहले मैं स्टेटमेंट लिखता, फिर उसका डेरिवेशन करता। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। एप्लीकेशन तो है इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ Ohm's law states that Ohm's law states that the ratio of electric potential difference to the electric current passing through a conductor remains constant at constant क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के एंड्स को जब किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा सेल। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम इसे इंक्रीज कर दें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक करंट उतना इंक्रीज कर जाएगी कि ये रेशियो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? और कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा। हम यहाँ ये कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है V across the conductor to the electric current passing through the conductor remains constant, and this constant is equal to, इसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। क्या? Ohm's law states that the ratio of electric potential difference to the electric current passing through a conductor remains constant at constant temperature, and the constant ratio, क्या? And the constant ratio and the constant ratio and the constant ratio is called resistance provided by the conductor। इस कांस्टेंट रेशियो को आप क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V और I का रेशियो कांस्टेंट होगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बोलते भी हैं, और ये कब होगा? जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तभी ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। इसमें V विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। एक फॉर्मूला बन गया,
अगर हम इसको डिराइव करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा सीबीएसई में अगर मान लो 5 मार्क्स में आता है, तो जो कल हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने जो किया हुआ है, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन किया हुआ है, दूसरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया हुआ है। इन दोनों रिलेशन की हेल्प से ओम्स लॉ को प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन जिस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हम इस तरह से लिखेंगे डेफिनेशन, और उसके बाद डेरिवेशन के लिए, प्रूफ के लिए आप याद रखिएगा अगर 5 मार्क्स में आता है तो ये रिलेशन भी डिराइव करना पड़ेगा, और अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी is given by Vd is equal to EV tau upon m into L, ये एक कंडीशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया हुआ है। E क्या है? फंडामेंटल चार्ज। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और हम लोगों ने जो रिलेशन किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो रिलेशन किया गया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये जो रिलेशन था आप देख सकते हैं क्या रिलेशन था। I इज इक्वल टू NEAVD। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट होता किसी गिवन मटेरियल के लिए, और E फंडामेंटल चार्ज है। A जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और Vd आप जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 Vd की वैल्यू रखेंगे तो I विल बी NEA, Vd को रखेंगे तो आ जाएगा EV टाउ अपान क्या? M इंटू L, और इससे अगर आप ये रिलेशन निकाले V अपान I, तो ये V अपान I जो होगा इस रिलेशन में, यहां से V और I को समझ ले इधर लेने और बाकी तरफ उस तरफ ले जाए, तो ये आ जाएगा M इंटू L अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू A। और V बाई R को आप यहां लिख क्या रखे हैं? V बाई R, कैपिटल R, दैट इज रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? R, यहां लिख देता हूं, V अपान I के प्लेस पे आप R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? M अपान NE स्क्वायर टाउ L अपान A। यानी ध्यान रखना कि कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में है, आप फिजिकली चेंज कर सकते हो। जैसे इसकी लेंथ को आप, जैसे कोई ये वायर है और इसकी वायर को लेंथ को खींच ही दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, तो लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। तो ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपके हाथ में है, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो अपनी इनकम चेंज कर सकते हैं, अपनी मेहनत चेंज कर सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा मेहनत करिए और मार्क्स आ जाए, और अच्छी तैयारी कर लीजिए, कंपटीशन में आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए। तो अगर कहीं आप दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट रैंक अगर आ जाए, और ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया, हमारे 20 स्टूडेंट्स गवाही दे सकते हैं कि जैसे ही आपकी फर्स्ट रैंक आएगी, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े जो कोचिंग वाले हैं वे आपके वहां ब्रीफकेस लेके पैसे आ जाएंगे कि आप बस इतना बोल दीजिए कि आप उनकी कोचिंग में पढ़े थे। और अगर ये ना बोल पाए कि आप उनकी कोचिंग में पढ़े थे, तो बस इतना बोल दीजिए कि आप उनकी बुक्स लेकर के, आप उनकी बुक्स कितनी अच्छी थी
कि उसको आपने दूर से पढ़ लिया और आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, क्योंकि पता लगा बच्चा है कहीं रिमोट एरियाज में और क्लेम कर रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग वाले कि हाँ ये हमारा स्टूडेंट है, तो क्या कर सकते हैं? ये तो नहीं कह सकते कि वो दिल्ली में था। अभी भी पिछली बार विवाद पैदा हुआ था कि पगला बच्चा बिहार का है और यहाँ क्लेम कोई कर रहा है कि हम यहाँ के स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में आप बस इतना लिख करके दीजिए तो भी ब्रीफ केस आपका, ब्रीफ केस का मतलब समझ रहे हैं, पैसों से भरा हुआ। तो आपको बस इतना कहना है कि इनकी बुक्स पढ़े थे और वो वहां लिख दे फर्स्ट रैंक ऑब्टेन्ड बाय फलाना कोचिंग, और नीचे छोटा सा लिखेंगे DLP, क्या? डिस्टेंस लर्निंग। एक पिछला एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है हिंदी में, तो ये पढ़ाया जाता है कि एक दोहा है रामायण का तो नहीं है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार में उसे कह सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सारे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, गए निशाचर भाग सब, इस तरह से कुछ करके, मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, सारी लंका जल गई, सारे निशाचर भाग गए, आग लगी नहीं, लेकिन हुआ तो आग लगने के बाद। तो इस तरह से अगर आप मेहनत करें तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन क्या आप नहीं कर सकते? अपना फादर्स नेम बदल नहीं सकते इस जीवन में, चाहे जहां जाए। तो उसी तरह से हम यहां ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप वायर को स्ट्रेच कर देंगे, वायर के स्ट्रेच करने से लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कैसे बदल देंगे? फंडामेंटल चार्ज कैसे चेंज कर देंगे? और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम भी किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एल्युमिनियम में जो होंगे वो चेंज नहीं होगा, एल्युमिनियम में फिर उतने ही मानेंगे, आयरन में फिर वो वही रहेगा, कांस्टेंट होता है। और रिलैक्सेशन टाइम ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करेगा। तो इस टर्म को, इस पूरी टर्म को हम लोग कहते हैं रो, और रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये यहां पर रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां तक कंप्लीट आप नोट करिए। उसके बाद तो पहले हम यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बाद तब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो अब फार्मूला फाइनली जो आया है वो R इज इक्वल टू क्या? रो इंटू L बाई ए, और इसमें हम लेंथ 1 मीटर ले लें, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो आप देख लें कि R इज इक्वल टू क्या है? रो इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? R। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस a specific resistance of a conductor is equal to the resistance of unit length and unit cross sectional area of that conductor।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो जो हमने डिफाइन किया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। ये तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। अब एक न्यूमेरिकल मैं यहां लिखता हूं जो कि इस पर बेस्ड होगा मेन फॉर्मूले पर। ये है इफ लेंथ of a wire is increased to 3 times its initial value, find its new resistance, find its new resistance if initial resistance is 20 ohm। क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं कि if length of a wire is increased to 3 times its initial value, find its new resistance if its initial resistance is। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए है, तो R1 बाई R2 जो होगा ये हो जाएगा L1 बाई L2, और इंटू A को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा A2 बाई A1। भले ये नहीं है लेकिन इसे कंसीडर करना पड़ेगा। एरिया के बारे में वो बात तो नहीं किए हैं, लेकिन जब आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो एरिया बढ़े कम हो जाएगा। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? वायर का मास आप चेंज नहीं कर सकते जब तक अलग से जोड़ोगे नहीं। बिल्डिंग करके वायर खींच दिए तो मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी भी वही रहेगी। और ये क्या होगा A1 L1 and this is A2 L2, so L1 by L2 will be nothing but A2 by A1, so R1 by R2 will be L1 by L2 into A2 by A1 जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे L1 by L2, तो R1 by R2 will be nothing but L1 by L2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला आप ये याद रखिए, अगर मास कांस्टेंट, अगर क्या मास तो कांस्टेंट है ही है, वायर को आप स्ट्रेच करते हैं, लेंथ उसकी बढ़ जाती है तो एरिया भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो वैसे तो दिखने में लग रहा है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही जो हमने सेकेंड न्यूमेरिकल दिया है, यहां पर सेकेंड न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूं। सेकेंड न्यूमेरिकल हम इस तरह से दे रहे हैं जिसमें लेंथ के बारे में बात नहीं होगी, एरिया के बारे में बात होगी। क्या? इफ रेडियस ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is reduced to half of its initial value, yeah? Half of its, if radius of a wire, if radius of a wire of resistance 20 ohm is reduced to half of its initial value, find its new resistance। तो यहां पर आपको रेडियस के बारे में दिया हुआ है। रेडियस क्या? कोई अगर वायर है तो ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है, तो ये रेडियस हुई। तो सेकेंड क्वेश्चन में रेडियस के बारे में दिया है, लेंथ के बारे में साइलेंट है, लेकिन लेंथ चेंज होगी आप जब इसके रेडियस कम करेंगे तो लेंथ भी चेंज होगी। अगर हम यहां इस फार्मूले में जो आ रहा है R1 by R2
इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। तो अगर हम एरिया के बारे में पता है तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, इसे A2 बाई A1 लिख दें, एक A2 बाई A1 पहले से है, तो R1 बाई R2 विल बी नथिंग बट A2 बाई A1 होल स्क्वायर। A2 बाई A1 तो समझ में आ रहा है नहीं है? हमने कहा यहां पर रेडियस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस इनवर्सली, तो यहां A2 बाई A1 होगा, ये L1 बाई L2 होगा। लेकिन जब हमें लेंथ के बारे में, और ये मास इक्वल रहता है, तो L1 बाई L2 या A2 बाई A1 एक ही वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू L1 बाई L2 की वही होगी जो A2 बाई A1 की है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें लेंथ के बारे में 3 टाइम्स दिया है और एरिया ऑफ कर्सर नहीं दिया, रेडियस नहीं दिया। तो हम क्या किए, A2 बाई A1 को रिप्लेस कर दिए L1 बाई L2, तो फार्मूला आ गया R1 बाई R2 L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। और यहाँ ये दिया हुआ है L2 इज 3L1, तो इससे L1 बाई L2 क्या आ जाएगा 1 बाई 3। और अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें R1 बाई R2 तो 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, L1 बाई L2 का होल स्क्वायर है, तो R1 इज 20 ओम, R2 आपको निकालना है, और ये 1 बाई 9, तो इससे R2 जो होगा वो 180 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समझ में आ गया नहीं आया? और सेकेंड प्रॉब्लम में उन्होंने लेंथ के बारे में नहीं दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम A2 बाई A1 कर लिए हैं, लेकिन याद रखें ये एरिया क्रॉस सेक्शन होता क्या है, पाई R2 स्क्वायर अपान क्या, पाई R1 स्क्वायर और होल स्क्वायर। ये A2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर, A1 क्या है, पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए कि R1 बाई R2 जो है वो R2 बाई R1 टू दी पावर क्या हो गया 4। क्या हो गया? तो R1 बाई R2 जो होगा वो R2 यहां दिया क्या है इस क्वेश्चन में, R2 इज नथिंग बट R1 बाई 2 रिड्यूस कर दिया गया है हाफ, R2 बाई R1 1 बाई 2, तो हो जाएगा 1 बाई 2 टू दी पावर क्या 4, और ये है 20, ये है R2 और ये है 1 बाई 16। तो R2 की वैल्यू जो होगी वो 320 ओम होगी। क्या हो जाएगी? अब एक न्यूमेरिकल मैं और दे रहा हूं, इसी पर बेस्ड है, और उसके बाद हम न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो न्यूमेरिकल मैं लिखे दे रहा हूं। क्या? इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज by 1%, find percentage increase in its resistance। यहां हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2.01%, सेकेंड ऑप्शन है 2.03%, थर्ड ऑप्शन है 3.01% और लास्ट ऑप्शन है 3.03%। तो इस न्यूमेरिकल में थोड़ा परसेंटेज का यूज है, और इस फार्मूले का यूज है कि यहां पर भी लेंथ को इन्होंने इंक्रीज किया है, और जब लेंथ को इंक्रीज किया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चूंकि चेंज होगा, तो L2 विल बी इक्वल टू क्या है L1, और याद रखिएगा यहां पर बाई टर्म यूज किया है। अगर ये हो इंक्रीज्ड टू तब तो डायरेक्ट वही आ जाएगा, और इंक्रीज्ड बाई अगर हो तो इसका मतलब ये अलग से जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा L1 इंटू 1/100, तो ये 101/100 इंटू L1, L2 बाई L1 इससे हो जाएगा 101/100। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि लेंथ इन्होंने 1% खुद कहा था, 1% मतलब 1/100 इंटू L1।
अब आप जान रहे हैं आपको निकालना क्या है, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100 निकालना है। तो ये R2 बाई R1 माइनस R1 बाई R1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 100 निकालना है, आप समझ लो। तो ये R2 बाई R1 की जगह क्या लिखोगे, L2 बाई L1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 निकालना है। और L2 बाई L1 दिया है 101 बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो 101 होल स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो ये 101 होल स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर इंटू 100 से ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, और a माइनस बी 101 माइनस 100, ये तो 1 ही आ जाएगा अपान 100। तो ये 201 अपान 100 यानी 2.01% आंसर हो जाएगा।